हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। आज के हमारे सेशन में सीए इंटर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ये जो फर्स्ट कंपलसरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, जिसमें एग्जेम्पशन, सप्लाई, आरसीएम, आईटीसी सबके मिक्स क्वेश्चंस और मिक्स प्रोविजंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व भी करवाऊंगी, साथ में टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं एंड अल्टीमेटली किस तरीके से आपको इसको प्रेजेंट करना है। तो ये अपने क्वेश्चन बैंक का ही पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट लेके मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक आपके पास है ही। अगर आप सीए फाइनल के भी स्टूडेंट्स हो और आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है आईडीटी में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिवीजन वीडियो हो सकता है, जहाँ पे कंपैरेटिवली फाइनल से इंटर में सिंपलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ आप प्रैक्टिस करके बिल्ड कर सकते हो कॉन्फिडेंस, एंड देन यू कैन गो फॉर द सीए फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। हाउएवर इंटर के बच्चों के लिए तो यही है जो भगवान है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मैंने पास्ट पेपर के ही सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है। आरटीपी में कभी कोई टफ क्वेश्चन रहा हो कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसका कंपाइलेशन करके ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन के नीचे आपको सोर्स भी मिल जाएगा, जस्ट इन केस आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, प्रिंट नहीं लेना है, तो आप उस सोर्स से पास पेपर को या उसके सजेस्टेड आंसर से भी मेरे साथ ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट एवरीवन। Question number 1. X Electronics is a registered manufacturer of electronic appliances. It made contract with dealers कि हम क्या करेंगे, 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स परचेज करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, और अगर क्वांटिटी 50 से ज्यादा रही तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15(3) में पढ़ा है कि कभी भी अगर प्री अग्रीड डिस्काउंट होता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, लेकिन 3 कंडीशन थी कि पहले से अग्री होना चाहिए, लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए, और रेसिपिएंट प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स करता है, सब कुछ ओके है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनिशियली एयर कंडीशनर सप्लाई कर रहे हैं तब तो ओरिजिनल प्राइस पे ही कर रहे हैं। हाउएवर हमने पहले से प्री अग्री करके रखा है कि भाई अगर 50 से ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे तो फिर जो भी प्राइस है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, हमारी इंटर स्टेट सप्लाई रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 50 लाख रुपीस की। उसके अलावा इंट्रा स्टेट सप्लाई और की है, तो 50 लाख की इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी इस पे तो आईजीएसटी भरना है। और 50 और हमारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज की डिटेल्स क्या दी है इन्होंने कि माइक्रोवेव अवन सप्लाई किया है 15 लाख का, रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर, और ये मिक्स्ड सप्लाई है। तो भाई सेक्शन 8 हम लोग पढ़ते हैं, 2 0 हुए, मिक्स बना 8, ऐसे करके ही हमने मिक्स सप्लाई का सेक्शन नंबर 8 याद किया था। कॉम्पोजिट सप्लाई होती है तो प्रिंसिपल रेट ऑफ टैक्स से सब कुछ टैक्सेबल हो जाता है। मिक्स सप्लाई होती है तो सप्लाई अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से सब कुछ टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर को एक ही प्राइस पे सप्लाई किया है, यानी ये मिक्स सप्लाई हो गई, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर का रेट 28% है और स्टेबलाइजर का 18। हमको पता है कि कभी भी अगर मिक्स सप्लाई होती है तो हम लेते हैं सप्लाई अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट, विच मीन्स के 40 लाख पे हाईएस्ट ऑफ 28 और 18, 28% का जीएसटी लगने वाला है। देन उसके बाद एयर कंडीशनर सप्लाई किया है 1.5 टन की कैपेसिटी, 50,000 ईच। 50 लाख का टोटल एयर कंडीशनर सप्लाई हुआ है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि एक एयर कंडीशनर, ईच एयर कंडीशनर इज ऑफ 50,000 रुपीज, विच सिंपली मीन्स के 50 लाख डिवाइडेड बाई 50,000। मैंने टोटल कितने एसी बेचे हैं, 100 एसीज। और अपनी कंडीशन क्या थी कि अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा बेच देते हो तो 10% टोटल में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने तो 100 यूनिट्स बेच दिए, ऑलमोस्ट 50 के डबल बेच दिए, विच सिंपली मीन्स कि जो भी 50 लाख का अमाउंट है इस पे मुझे 10% का डिस्काउंट भी क्या करना है, माइनस करना है। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई की भी इन लोगों ने डिटेल दे रखी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं आईटीसी के। पूछा क्या है इन लोगों ने, मोस्टली नेट जीएसटी पेएबल ही पूछा जाता है ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, फिर भी एक बार रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ के ही आप लोगों को ऊपर सारी चीजें देख के सॉल्व करना रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर कहीं पे भी कुछ स्पेसिफिक रेट नहीं दिया है तो फिर आप 18% अज्यूम कर लेना, तो जहां अपने पास रेट मिल गई है वहां तो वो रेट ले लेंगे, अदरवाइज हर जगह पे क्या करेंगे, हम 18% का रेट मान के चलेंगे। सारे के सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अगर इंक्लूसिव होते तो बैक कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालते, एक्सक्लूसिव है तो सीधा जीएसटी अमाउंट लगा देंगे। और बाकी सारी आईटीसी लेने की कंडीशंस फुलफिल्ड है। कितना नेट जीएसटी पेएबल है इन कैश वो हमको गिन के देना है।
अब देखो कोई भी ऐसा नेट जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आए, हमेशा एक सिंपल तरीके से फॉर्मेट रखने का। सबसे पहले आउटवर्ड का पेएबल निकाल लो, जितनी भी अपनी आउटवर्ड सेल्स है उसमें क्या करोगे, आईसीएस का कॉलम और वैल्यू तो है ही। मानो 100 रुपए का सेल हुआ, 18 का जीएसटी है, तो 100 का 18% 18 आ गया आईजीएसटी। मान लो 200 का कुछ और सेल है, अगेन जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई 18% जीएसटी है, तो 200 पे भी 18 सीजीएसटी 18 एसजीएसटी लग गया। तो इस केस में मेरा टोटल आउटवर्ड पेएबल कितना है, पहले मैं ये गिन लूंगी। सामने मुझे आईटीसी कितनी मिल रही है, उसकी मैं एक अलग वर्किंग कर लूंगी। तो भाई आउटवर्ड पेएबल कितना है, उसका हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा कि टोटल आईटीसी। नाउ आईटीसी मतलब मेरी सारी की सारी इनवर्ड परचेसेस। अगर आरसीएम वाली भी कोई इनवर्ड परचेज है, तो आरसीएम भी क्या बोलता है, एक बार आरसीएम कैश में पे करना है, और हावेवर उसका आईटीसी भी मिल ही जाता है। तो अगर कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें आरसीएम में टैक्स लगना है, तो भी उसका आईटीसी तो आपको मिलने ही वाला है। तो भाई आउटवर्ड के लिए एक वर्किंग नोट हो गया टोटल, इनवर्ड के लिए एक वर्किंग नोट हो गया कि भाई जो भी परचेसेस किए हैं उसमें मेरे को टोटल कितना आईटीसी मिल रहा है। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है आईटीसी का, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लो कि भाई आज हमारे पास अब टोटल कितना आईटीसी है। एंड फिर अल्टीमेटली आप क्या करोगे कि भाई आउटवर्ड का सी एस और आई लिखो। अब हमको पता है कि आई जी टोटल जो हमारा आईटीसी का बैलेंस है, उसमें सबसे पहले हमको आई फुल्ली एग्जॉस्ट करना होता है, फिर हम सी यूज करते हैं, फिर हम एस यूज करते हैं। तो भाई टोटल आउटवर्ड में से माइनस आईटीसी करेंगे, जो भी हमने यूटिलाइजेशन का तरीका पढ़ा है। अल्टीमेटली अपना जो भी आंसर आ जाता है, उसमें फिर हम प्लस क्या कर देंगे, आरसीएम का जो भी हमको कैश में अमाउंट पे करना रहता है। बिकॉज फॉर ऑल दी इनवर्ड आरसीएम ट्रांजेक्शन हमको पता है आईटीसी तो मिलता ही है, तो वो तो हम आईटीसी में ऐड कर ही लेते हैं। अल्टीमेटली आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करके जो भी बचता है, कुछ भी नहीं बचता है तो भी आरसीएम तो हमको हमेशा कैश में ही पे करना होता है। हमारी कोई भी इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर अगर हमको आरसीएम में जीएसटी भरना है, तो वो तो लास्ट में जाके कैश में ऐड होने ही वाला है। देखो कहीं पे भी डबल काउंटिंग नहीं होती है, कोई डाउट नहीं लेने का। आउटवर्ड में अपनी सारी की सारी सेल्स आती है, इनवर्ड में अपनी सारी की सारी परचेजेस आ जाती है, आरसीएम का आईटीसी भी हमको मिल ही जाता है। अब देखो आउटवर्ड के लिए क्या होगा, हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसलिए ये हमारे पेएबल में आ जाता है। इनवर्ड में क्या होता है, जितना भी जीएसटी है हम ऑलरेडी अपने सप्लायर को दे चुके होंगे और वो गवर्नमेंट को दे देगा। सिर्फ और सिर्फ आरसीएम ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं इनवर्ड, जहां पे हमको हमारे सप्लायर को जीएसटी देना, बाकी उसने हमसे कलेक्ट नहीं किया, तो ये जीएसटी हमको किसको देना होता है, सीधा गवर्नमेंट को। इसलिए लास्ट में आउटवर्ड माइनस इनवर्ड करके इसको हमको ऐड करना पड़ता है कि हाँ ये तो मैंडेटरी कैश में ही पे होगा, क्योंकि ये कस्टमर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को देना है, यहाँ पे ऐड हो गया। ये हम ऑलरेडी सप्लायर को दे चुके हैं, इसलिए माइनस हो गया। पर जो हमने इनवर्ट ट्रांजेक्शन लिए हैं आरसीएम वाले, उसका टैक्स हमने सप्लायर को नहीं दिया था, तो वो हमको यहाँ पे कैश में अलग से ऐड करना पड़ता है कि हाँ ये हमको अब क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। देखो बहुत बेसिक चीज है, और ऑब्वियसली हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सब तो आई बिलीव आप लोगों को पता है। फिर भी पहला क्वेश्चन है तो मैं फॉर्मेट वगैरह सब एक बार में समझा दूं कि बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे एकदम से स्मूथ हो जाए। चलो, सो विथ ऑल द डिटेल्स अब हमको क्या चाहिए, टोटल जीएसटी कितना नेट कैश से पेबल होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आउटवर्ड पेबल कितना है वो निकाल लेते हैं। अब देखो इंटर स्टेट सप्लाई ये बोल रहे हैं 50 लाख की है, तो अगर मैं आउटवर्ड का कैलकुलेशन कर लूं, तो आई सी और एस, ठीक है, ये वैल्यू का कॉलम। तो भाई 50 लाख का क्या है, मेरा इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट। और इन्होंने बोल दिया जहां जीएसटी का रेट नहीं है वहां आप 18% मान लो। मतलब मैं सिंपली क्या करूं, 50 लाख का 18% कर लूं, यानी मुझे 9 लाख का आईजीएसटी आउटवर्ड पेएबल है। अब उसके अलावा इंट्रा स्टेट सप्लाई में ये लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन का रेट नहीं दिया है, तो मान लेते हैं 18%। रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर का समझ में आ गया, 28 लेना है। और एयर कंडीशनर 50 लाख का तो इन लोगों ने वैल्यू दिया है, लेकिन क्योंकि प्री अग्रीड डिस्काउंट था, तो मैं क्या करूंगी, 50 लाख में से 10% माइनस कर दूंगी। 50 लाख का 10% होता है 5 लाख, यानी मुझे क्या करना है, 45 लाख पे ही अगेन जीएसटी का रेट तो हम 18% ले लेंगे, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं बोला है वहां पे हमको 18% रेट लेना है। यानी टोटल 45 प्लस 15 60 लाख। 60 लाख के ऊपर मुझे क्या करना है, 18% जीएसटी विच इज 10,80,000। ये तो टोटल है। सप्लाईज क्या है, इंट्रा स्टेट, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी 5,40,000 सीजीएसटी और 5,40,000 एसजीएसटी आ जाएगा। उसके अलावा 40 लाख के ऊपर 28% तो है ही, तो सिंपली 40 लाख इंटू 28% करो। सो 40 इंटू 28% डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो 5.6 लाख, 5.6 लाख सीजीएसटी, 5.6 लाख एसजीएसटी, यानी मेरा टोटल आउटवर्ड पेएबल क्या हो गया, 9 लाख आईजीएसटी
and plus 5.4 which comes to 11 lakh CGST और 11 lakh SGST। हमारा आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे, यस 11 lakh और 9 lakh CS और I। इतना हमारा आउटवर्ड पेएबल आंसर से एज इट इज मैच हो चुका है। अब हम बात करते हैं ITC की। चलो, तो इन परचेसेस ये लोग बोल रहे हैं कि सारी की सारी परचेसेस इंट्रा स्टेट ही है, ठीक है, इंटर स्टेट कोई परचेस नहीं है, मतलब IGST की ITC की बात नहीं हो रही, तो सारा का सारा ITC C और S में ही होगा। रॉ मटेरियल परचेस किया है 20 लाख का, ठीक है, नॉर्मल रॉ मटेरियल पे 18% से हमको ITC मिल जाएगा। जिम मेंबरशिप पे करी है एम्प्लॉइज की, ठीक है, जिम मेंबरशिप ये लोग बोल रहे हैं कि ऑब्लिगेटरी नहीं है, लॉ में जिम मेंबरशिप ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो फिर हमको पता है कि भाई एम्प्लॉइज के लिए कोई भी जिम की मेंबरशिप, लीव ट्रैवल कंसेशन ऐसा कुछ भी होता है, तो सेक्शन 17(5) में उसका ITC क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हाँ, और ये जितने भी एयर कंडीशनर सप्लाई किए सारे एक ही डीलर को सप्लाई किए, ठीक है, वो हम वैसे भी मान के चल रहे थे कि सबको एक ही सिंगल पर्सन को 100 एयर कंडीशनर सप्लाई करे हैं, इसलिए हमने 10% डिस्काउंट दिया है, क्योंकि भाई किसी भी एक पर्सन को आप 50 से ज्यादा AC दोगे तो 10% डिस्काउंट देते हैं, हमने यहाँ सिंगल पर्सन को 100 AC दे दिया है, तो 10% डिस्काउंट हम मान के चल रहे थे। और क्योंकि जिम की मेंबरशिप ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो सेक्शन 17(5) ITC के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक हो जाएगा, इसको छोड़ दो। ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अब देखो सेक्शन 17(5) ITC ब्लॉक क्रेडिट में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी मोटर व्हीकल अगर आप परचेज करते हो जिसका सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स है तो ITC ब्लॉक होता है। लेकिन अगर ये मोटर व्हीकल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना है तो उसका ITC अवेलेबल होता है। डू यू रिमेंबर? नहीं तो वीडियो को पॉज करेंगे, ITC चैप्टर के नोट्स में जाएंगे, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट खोलेंगे, वहां पे पर्टिकुलरली मैंने लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर्पस के लिए अगर मोटर व्हीकल परचेज किया है, फिर कितना भी सीटिंग कैपेसिटी हो उसका ITC अवेलेबल होता है। और यहाँ पे ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन हमने गुड्स के यूज करने के लिए लिया है। सो यस, ये 20 लाख और 30 लाख टोटल हो गया 50 लाख। 50 लाख का 18%, 50 लाख का 18% होता है 9 लाख, लेकिन C+S में करना है तो 4,50,000 और 4,50,000 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको ITC मिल जाएगा। सो 4,50,000 और 4,50,000। उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है कितने, IGST का 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, CGST का 58,000 का है और SGST का हमारे पास यहाँ पे 70,000 का है, यानी मेरा टोटल ITC क्या हो जाएगा, तो देखो 10 लाख, where is the total ITC here? See, 10 lakh is the total ITC here in case of IGST, और C और S में हमने अवेल कितना किया, 180 plus 270, चलो 1,80,000 plus 2,70,000, यानी अपना 4.5 लाख एज इट इज एग्जैक्ट मैच हो गया, यस 4.5 लाख मैच हो गया, विच इज 180 plus 270, 58 का तो ओपनिंग है ही, 180 270 और यहाँ पे 70 का ओपनिंग तो है ही, यानी टोटल IGST मेरे पास आ गया कितना, 5,08,000, 5,20,000 और 10 लाख, ये मेरे पास टोटल IGST आ गया है। वैल्यू कॉलम ठीक है, ITC में इतना जरूरत नहीं होता है, RCM में कुछ भी पेएबल नहीं है। तो अब अल्टीमेटली मेरा आउटवर्ड पेएबल कितना है, 11 लाख, 11 लाख और 9 लाख, दिस इज CS एंड I। और मेरे पास बैलेंसेस कितने अवेलेबल है, तो IGST में 10 लाख, SGST में 5,20,000 और CGST में मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है 5,08,000। अब अगर हम बात करें मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन की, तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको IGST फुल्ली एग्जॉस्ट करना होता है। जब तक आपके पास IGST का क्रेडिट लेजर का बैलेंस पड़ा है तब तक आप C और S को तो यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। IGST में पे करना है 9 और मेरे पास बैलेंस पड़ा है 10, विच मीन्स पूरा का पूरा 9 IGST से सेट ऑफ हो जाएगा और इसका पेएबल निल आ जाएगा। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 9 यूज करने के बाद 1 लाख और बचता है। ये 1 लाख को यूज करने के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि देखो C में भी 11 लाख पे करना है, S में भी 11 लाख पे करना है और दोनों में बैलेंस तो समवेयर 5 लाख के अराउंड ही है, तो वो तो क्लियर है कि मुझे पेएबल तो आएगा ही। मैं या तो ये 1 लाख को C और S में 50,000 यूज कर लूं या पूरा 1 लाख C के लिए यूज कर लूं, पूरा 1 लाख S के लिए यूज कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली पेएबल तो मेरा आना है। हाँ, अगर ऐसा होता कि CGST में मेरे पास मानो 12 लाख का बैलेंस पड़ा होता तो मैं पूरा 1 लाख S के सामने यूज करती, क्यों? क्योंकि फिर C और S आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। तो एक बार I को I के सामने यूज करने के बाद आपके पास ओपन ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एनी मैनर एनी प्रपोर्शन में यूज करो। इन्होंने पूरा 1 लाख C के सामने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये 10 लाख पूरा एग्जॉस्ट हो गया। फिर हमारे CGST के पास, C में अब जितना बैलेंस था 5,08,000 पूरा यूज करके भी 492 पेएबल बच रहा है।
एस में 11 पे करना है, हमारे पास 520 ही है, पूरा यूज करके भी हमको 580 का पेएबल बच रहा है। इसको हम बोलते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, जहां पहले सबसे पहले हम आई को आई के सामने यूज करते हैं, कुछ बच जाए तो सी और एस के सामने। ये एक बार फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाए, ये एक बार फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद हम सी को यूज करेंगे सी के सामने, कुछ बच जाए तो आई के सामने, और उसके बाद हम एस को यूज करेंगे एस के सामने, कुछ बच जाए तो आई के सामने। सी और एस तो बिल्कुल कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। डन, क्लियर एंड अंडरस्टूड। तो टोटल मुझे 492 और 580 क्या करना है, पे करना है। सो दिस विल बी माय नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल बाय कैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे इन्होंने नोट को नोट में लिख दिया है कि टैक्स पेएबल इन्होंने क्या किया, पूरा सी के सामने ले लिया, क्योंकि इधर हमारे पास एनी मैनर अवेलेबल होता है। आपका बस ये टोटल पेएबल मैच हो जाना चाहिए 492 प्लस 580 से। आप 1 लाख को चाहते तो एस के सामने भी यूज कर सकते थे, सी की जगह 50-50 भी यूज कर सकते थे, 40-60 भी यूज कर सकते थे, आप कैसे भी यूज कर सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों में बैलेंस शॉर्ट है और दोनों में ही एनी मैनर एनी प्रपोर्शन अलाउड है। इसलिए इन्होंने ये नोट भी लिख दिया कि भाई आपका कोई अलग आंसर आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, टोटल पेएबल तो सेम ही बचने वाला था। डन है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेंगे। रिक्वायर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि हर जगह पे जीएसटी का रेट 18% है और आपको वही नेट जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ क्या करना है, फेब्रुवरी गिन के देना है, जो कैश से पे करना है। दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि कौन से मंथ की लायबिलिटी पूछ रहे हैं, ये भी देख लो। इन्होंने फेब्रुवरी मंथ का ही पूछा है, अब हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसा डेटा है जो बोल रहा है कि हमको मार्च महीने में गुड्स मिले हैं, भाई जब मार्च में गुड्स मिले तो तब आईटीसी लेना। तो कौन से महीने का कैलकुलेशन पूछ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर उस महीने का ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो उस महीने में आईटीसी लेने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन सूरत गुजरात, उन्होंने अपनी आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी गिन ली है आईटीसी माइनस करके, उनके अकॉर्डिंग इतना इतना पेएबल उनका ऑलरेडी आ रहा है। एंड उसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल और है जो हमसे स्किप हो गई थी, हमने कंसिडर नहीं किया। तो एज ऑफ नाउ आईटीसी वगैरह सब कुछ सेट ऑफ करके मुझे पता है कि मुझे सी एस और आई में 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख पे करना आ रहा है। अब उसके अलावा क्या डिटेल्स है फटाफट से एक बार देख लेते हैं। चलो, तो कंपनी ने क्या किया था, 5 ट्रक्स हायर पे दिया था टू वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स इन वडोदरा, जो कि जीटीए है फॉर 10 डेज। नाउ इफ यू रिमेंबर एग्जेम्पशन का चैप्टर, आई एम श्योर यू आर नॉट रिमेंबरिंग, तो मैं आपको ले जाके बताती हूँ फटाफट से एग्जेम्पशन के चैप्टर में। सो कम टू द नोट्स ऑफ एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। ओके, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी के चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन की एंट्रीज पढ़ी थी, और ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री में ये पर्टिकुलर एक एग्जेम्पशन का पॉइंट था। देखो, गिविंग ऑन हायर, अगर आप क्या करते हो, 1 सेकेंड, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, सी हियर, गिविंग ऑन हायर रेंटिंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू जीटीए। अगर आप किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई भी ट्रक या कोई भी मोड ऑफ कन्वेंस हायर पे देते हो ताकि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसको फर्दर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सके, तो ये सर्विस क्या होती है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है। पर्टिकुलरली एग्जेम्पशन के चैप्टर में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में अदर्स के पॉइंट में अपना ये पहला ही पॉइंट है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए अगर जीटीए को आपने कोई भी कन्वेंस रेंट पे दिया है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। तो एनीवेज ये कंडीशन, ये वाला पॉइंट इन्होंने कंसिडर नहीं किया था लायबिलिटी निकालते टाइम, और करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तो कुछ पेएबल कुछ आईटीसी की कोई बात यहाँ पे नहीं आएगी। डन। नेक्स्ट क्या बोला है, द कंपनी सोल्ड गुड्स टू एक्स एंड कंपनी ऑफ दिल्ली। हमने 6 जनवरी 2021 को क्या किया था, कुछ गुड्स सेल किए थे, इस कंडीशन के साथ कि हम क्या करेंगे, 2% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 2% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर 30 डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर अंदर पेमेंट नहीं मिलता है तो। गुड्स वर डिलीवर्ड एंड इनवॉइस वाज इशूड ऑन 6 जनवरी, विच मीन्स कि 6 जनवरी से अगर मैं 30 डेज गिनती हूँ तो क्या आ जाएगा, 5 फरवरी आ जाएगा। जनवरी में 31 डेज होते हैं तो एक दिन कम कर लो, 6 से 6 नहीं आएगा, 6 से 5 ही आएगा, राइट।
जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। अब 31 में से 6 डेज तो ऑलरेडी निकल चुके, 31 माइनस 6 कर लो तो 25 बचता है, एंड 25 प्लस 5 कर लो तो टोटल आ जाएगा आपका 30 डेज। यानी 6 जनवरी से 5 फरवरी पे क्या हो जाएगा, मेरे 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो पेमेंट किया गया है वो 20 फरवरी को किया गया है। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हो, तो 30 डेज के बाद जितने भी दिन का डिले होगा उतने दिन के लिए हम पर मंथ 2% का इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। अब हमको कितना डिले हो रहा है यहाँ पे, तो हमने 5 फेब की जगह पे 20 फेब को पेमेंट किया है। हमने 5 फेब की जगह पे 20 फेब को पेमेंट किया है, विच सिंपली मीन्स कि हमने 15 डेज का डिले किया है। एक महीने का इंटरेस्ट 2% है, हमको 1 मंथ का इंटरेस्ट 2% है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 15 डेज का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मैं सिंपली क्या बोलूंगी कि भाई 5 लाख तो टोटल अमाउंट है, 5 लाख क्या है, टोटल अमाउंट है। अब यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शंस आपके पास आंसर सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। जो 5 लाख अमाउंट है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है, 5 लाख का मुझे एक पेमेंट करना था, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। नाउ टुडे अंडरस्टैंड कि आज अगर मैं कोई भी गुड्स 100 रुपीज में परचेज करती हूँ जिसपे 18% जीएसटी का रेट है, तो अल्टीमेटली मुझे मेरे सप्लायर को पेमेंट कितना करना होगा, 100 या 118, 118। वो क्या करेगा, 100 अपनी जेब में रखेगा और 18 गवर्नमेंट को ले जाके दे देगा। इस सिचुएशन में मुझे टोटल पेमेंट कितना करना है, 118 करना है। अगर किसी केस में मैं लेट पेमेंट करती हूँ, डिलेड पेमेंट करती हूँ, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो पूरा 118 पे ही चार्ज होगा ना, बिकॉज ये पूरा अमाउंट है जो मैंने उसको लेट दिया है। तो यहाँ पे दो व्यूज अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं कि इंटरेस्ट आपको एक्सक्लूसिव अमाउंट पे चार्ज करना है कि इंक्लूसिव, तो इन्होंने आंसर में दोनों पॉसिबल अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। पहला इन्होंने बोला कि देखो मुझे 5 लाख नहीं, एज सच 5 लाख पे 18% जीएसटी भी लग रहा है, तो मुझे टोटल 5,90,000 पे करना था, जो मैंने 15 डेज लेट पे किया है। 1 मंथ का इंटरेस्ट अगर 2% है तो 15 डेज का कितना होगा, तो सिंपली इंटू 15/30 कर लेंगे हम लोग। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5,90,000 इंटू 2% इंटू 15/30, जिसका आंसर आ जाएगा 5,900। 5,900 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि जीएसटी के अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लेना है, तो हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू विच इज 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 2% का 15 डेज के लिए इंटरेस्ट ले लेते तो भी आपका आंसर सही होता, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ऑल्टरनेटिव व्यू इन्होंने आंसर में दे रखे हैं। हम अभी ये मान के चलते क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, तो फिर जो टोटल अमाउंट है 590 जो हमको टोटल पे करना था, उसके ऊपर ही हमको इंटरेस्ट चार्ज करना रहेगा। तो 590 इंटू 50 इंटू 2% इंटू 15/30, 5,900 तो इंटरेस्ट का अमाउंट आया। अब हमको इस पे जीएसटी और गिनना है। 5,900 क्या आया, इंटरेस्ट का अमाउंट आया। अब जीएसटी का रेट इन्होंने हर जगह पे क्या बोल दिया है, 18%। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, 5,90,000 इंटू 18% करते हैं सॉरी 5,900 इंटू 18% हम लोग कर लेते हैं। The answer comes to 1062. The answer comes to 1062 divided by 118%, ये आ जाएगा हमारा आईजीएसटी का फिगर। मैम यहाँ पे आपने ये 1062 को डिवाइडेड बाई 118% क्यों किया? अब ये चीज हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, कि मोस्टली कभी भी जब हमको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो हम उसको इंक्लूसिव बेसिस पे ट्रीट करते हैं। देखो एक तो कस्टमर पेमेंट ही हमको लेट कर रहा है, अब उस लेट पेमेंट मतलब पेमेंट आना नहीं आना वही एक इशू था, उस पर हम इंटरेस्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। अब 1062 इंटरेस्ट के ऊपर मैं जीएसटी और कलेक्ट करूं तो कस्टमर तो कोई मुझे देना नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम ये क्या मानते हैं कि भाई जो भी हमको इंटरेस्ट मिला है, जो भी हमको इंटरेस्ट मिला है ये हमको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही इंटरेस्ट मिला रहा होगा। मतलब जो 5,900 है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंटरेस्ट मुझे मिला है। मैं क्या करूँ, सिंपली 5,900 डिवाइडेड बाई 118% अगर मैं कर लूँ, 5,900 डिवाइडेड बाई 118% विच कम्स टू 5,000। अब सीधा 5,000 का 18% मैं निकालू तो भी मेरा आंसर 900 आ जाएगा। या तो मैंने क्या किया, 5,900 का 18% निकाल लिया तो 1062 आ गया, उसको डिवाइड बाय 118% कर लो तो भी 900 आ जाएगा। दोनों तरीके से आपका आंसर मैच हो जाता है। द सिंपलर वे इज कि आप सिंपली आपका जो इंटरेस्ट है ना उसी को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानो, कि आज यार 5,900 में से मैं बोलूंगी कि भाई 18% तो क्या है, इंटरेस्ट है,
और बाकी का जो अमाउंट है ना वो टैक्सेबल वैल्यू है। तो 5,900 अगर 118% है, 5,900 अगर 118% है, तो 100% कितना, 5,000, ये मेरी वैल्यू हो गई। और 18% जीएसटी कितना, ये 900, मेरा जीएसटी का फिगर हो जाता है। इंटरेस्ट को हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन अगर साइलेंट भी होता है ना तो भी इंक्लूसिव बेसिस पर ही ट्रीट करते हैं, बिकॉज कस्टमर से पैसा ही मिलना कंटिंजेंट है, तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो और ज्यादा कंटिंजेंट हो जाता है। सो वी ट्रीट दिस 5,900। अब यहाँ पे मल्टीपल दो आंसर आपके पास क्या पॉसिबल हो सकते थे कि एक तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट जिस फिगर पे चार्ज कर रहे हो, मैंने पूरा 5,90,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, उसकी जगह पे आप 5 लाख पे भी चार्ज कर सकते थे। तो उस केस में क्या होता, इंटरेस्ट आता 5,000 और इसको हम ट्रीट करते इंक्लूसिव। तो फिर हम क्या करते, 5,000 डिवाइडेड बाई 118% करके वैल्यू निकालते, उसका 18% इंटरेस्ट आता। वो भी एक ऑल्टरनेटिव आंसर था, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने पूरे टोटल अमाउंट पे पहले इंटरेस्ट गिन लिया, फिर इस इंटरेस्ट को भी इंक्लूसिव मान लिया, एंड उसके बाद इस पे हमने जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट किया है। यानी अब हमारे हिसाब से बेसिकली हमको 5,000 लेना है इंटरेस्ट का अमाउंट, 900 लेना है जीएसटी का अमाउंट, और टोटल हो जाएगा 5,900 रुपीज। डन। तो इन्होंने दो अजम्पशन लिए और दोनों अजम्पशन के ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस पॉसिबल है। पहला कि इंटरेस्ट खुद इंक्लूसिव है, और दूसरा जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है वो अमाउंट भी क्या है, यहाँ पे इंक्लूसिव है, ऐसा मान के और हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। उसके बाद ये बोल रहे कि कंपनी ने लीगल कंसल्टेंसी सर्विस लिया है अपने बिजनेस के लिए ए एंड एडवोकेट से। अब बताओ हम क्या है, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा होगा, ऐसा इन्होंने अज्यूम करके इधर काम किया है। 1,50,000 का हमने एडवोकेट से लीगल सर्विस लिया है। नाउ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा हो, वो अगर एडवोकेट से क्या लेता है, लीगल सर्विस लेता है, तो उसको आरसीएम पे करना पड़ता है। हम कहाँ से हैं, हम सूरत गुजरात से हैं और हमने कंसल्टेंसी सर्विस भी भुज गुजरात से लिया है। मतलब 1,50,000 पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, मुझे आईटीसी भी मिल जाएगा और मुझे आरसीएम भी पे कर देना है। सो सिंपली 1,50,000 इंटू 9% कम्स टू 13,500। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई 13,500 का आरसीएम पे करना है और 13,900 का मुझे क्या मिल जाता है, आईटीसी भी मिल जाता है। डन। उसके बाद company ordered 3,000 packets of tools which are to be delivered by the supplier via 3 lots। हमने टोटल सिंगल इनवॉइस में 3,000 पैकेट्स मंगवाए हैं, जिसमें हम करने क्या वाले हैं, 1,000 पैकेट्स के 3 लॉट मिलने वाले हैं। जो लास्ट लॉट है वो हमको कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। इनवॉइस तो पूरा का पूरा फेब्रुअरी में इशू हो चुका है, हम किसकी लायबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, फेब्रुअरी की। अब आपको याद है सेक्शन 16 जो हमने आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे एक पॉइंट देखा था कि भाई कभी भी अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं, नॉकडाउन कंडीशंस में आ रहे हैं, तो जिस दिन आपको लास्ट लॉट रिसीव होता है उस दिन आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होते हो। भले ही पूरा इनवॉइस फेब्रुअरी में इशू हो गया, लेकिन जो लास्ट लॉट है वो हमको अप्रैल में मिलने वाला है, मतलब आईटीसी हमको कब मिलेगी, अप्रैल में। हम कौन से मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, फेब्रुअरी का, यानी ये डेटा भी हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया, ये एग्जेम्प्ट वाला भी किसी काम का नहीं रहा है। उसके बाद लास्ट ये लोग बोल रहे कि कंपनी ने 10,000 पैकेट्स ऑफ टूल्स वन ऑफ इट्स कस्टमर्स को सप्लाई करे हैं एट 10 रुपीज पर पैकेट इन गुजरात। आफ्टरवर्ड्स कंपनी ने उसको रिवैल्यू कर लिया 9 रुपीज पर पैकेट पे, और कंपनी ने सीधा क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब ये तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है कि भाई हम ऑलरेडी जनवरी में 10,000 पैकेट्स 10 रुपए पे सप्लाई कर चुके थे, बात खत्म, जनवरी में इसकी लाइबिलिटी पे भी हो गई। फेब्रुअरी में आप प्राइस का रिवैल्यूएशन करके 10 का 9 कर रहे हो। अब सेक्शन 15(3) डिस्काउंट क्या बोलता है कि प्रायर अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू इनवॉइस होना चाहिए और आईटी से रिवर्स होना चाहिए। यहाँ पे प्रायर अग्रीमेंट ही नहीं है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, 3 कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई है। तो भले ही आपने एक्चुअली 10 का 9 का क्रेडिट नोट इशू किया, पर इस क्रेडिट नोट के लिए आपको आपकी लायबिलिटी में तो कोई रिडक्शन नहीं मिलने वाला है, मतलब ये वाली डिटेल भी अपने लिए इररिलेवेंट हो गई है। तो जो हमारा एक ऑलरेडी पेएबल हमने निकाल के रखा था 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख का, उसमें बस करना क्या है, इतनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी ऐड कर देनी है। मतलब आईजीएसटी में हमारा 900 का क्या आ रहा था, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आ रहा था, वो ऐड कर देंगे, तो टोटल पेएबल आ जाएगा 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख 900। 3 लाख 900 का हमारा टोटल पेएबल बन जाएगा। अब उसमें हमको क्या करना है, आईटीसी माइनस करना है। आईटीसी कितना अपने पास, बस 1,50,000 का 9%, 9%, वो आईटीसी माइनस करके जो भी आंसर आता है उसमें आपको अल्टीमेटली करना क्या है, तो आरसीएम में लीगल सर्विसेज का कैश भी पे कर देना है।
सो वी स्टार्टेड विथ 3, 2.5 एंड 3। उसमें हमने सिंपली इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करा, ये अपनी निकल गई लाइबिलिटीज, राइट। उसके बाद अपने पास आईटीसी कितना है, तो 1,50,000 का 9% और 9%, 13,500 का आईटीसी मैंने माइनस कर लिया सी और एस में। एंड उसके बाद अल्टीमेटली फिर उतना ही मुझे वापस आरसीएम भी कैश में पे करना आ जाएगा, बिकॉज ये चीज क्लियर है, आरसीएम की आईटीसी मिलती है, लेकिन आरसीएम सामने आपको कैश में तो उसी मंथ में एक बार पे करना पड़ता है। तो बस यहीं पे हमने क्या किया, कैश में पे कर दिया, एंड अल्टीमेटली अपना आंसर वहीं आके रुक गया, 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख प्लस 900 जो अपना इंटरेस्ट का पेएबल आया था, क्योंकि लीगल सर्विसेज में जितना आईटी से मिला सामने वापस उतना ही आपको आरसीएम भी पे करना पड़ गया, एंड वेरी सिंपल सोल्यूशन खत्म, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्या पूछा है इन लोगों ने, ये भी पास पेपर में 2022 का ही क्वेश्चन है, वही नेट जीएसटी पेबल कंप्यूट करना है, सारे फिगर्स एक्सक्लूसिव है, इनवर्ड आउटवर्ड सब कुछ है विद इन द बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। लो इन्होंने बोल दिया कि भाई जो भी झारखंड में हो रहा है सब कुछ इंटर स्टेट है, उसके अलावा सब कुछ इंटर स्टेट है, और बाकी सारी नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है। कौन से महीने के लिए लायबिलिटी गिननी है, तो सितंबर, ये देखना जरूरी है, बिकॉज हो सकता है किसी और मंथ का कोई और डेटा है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, सिर्फ सितंबर का डेटा हमारे लिए रेलेवेंट होने वाला है। Xeon Limited, a GST registered supplier located in Ranchi, Jharkhand, is engaged in the manufacturing of washing machine and mixer grinder. It provides you the details of various activities undertaken in the month of September. आउटवर्ड सप्लाई करी है विद इन झारखंड, आउटसाइड झारखंड, तो भाई सिंपल है, विद इन झारखंड तो सी प्लस एस जीएसटी लगेगा, आउटसाइड झारखंड आईजीएसटी लग जाएगा। क्या सप्लाई करा है इधर हम लोगों ने, तो भाई मिक्स वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर, क्या बोला इन्होंने, हम सप्लाई करते हैं वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर, जिसपे नॉर्मली जीएसटी का रेट लग रहा है 18%। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाई झारखंड में करी है 24 लाख, उसका 9% सी प्लस एस जीएसटी आ जाएगा, और जो आउटसाइड झारखंड 5 लाख सप्लाई किया है उसका 9% यहाँ पे अपना टोटल आउटवर्ड पेएबल आईजीएसटी आ जाएगा। उसके अलावा हमने परचेज किए हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर विद इन झारखंड, जिसमें कुछ मटेरियल ऐसे हैं 2 लाख के जो मिस्टर कृष्णा से परचेज किए हैं, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। नाउ टेल मी, क्या एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा, द आंसर इज नो। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को अपनी जेब से जो लायबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, यानी जब हमने कॉम्पोजिशन पर्सन से परचेज किया होगा तो उसने हमसे कोई टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया होगा, अगर उसने हमसे कोई टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया तो आईटीसी की कोई बात ही नहीं आती। तो जो टोटल 7 लाख के परचेजेस है उसमें से 2 लाख के परचेज तो कॉम्पोजिशन पर्सन से है जिसमें हमने कोई जीएसटी ही नहीं भरा है, जो रिमेनिंग 5 लाख के परचेजेस है उस पे बिल्कुल हमको 18% से आईटीसी मिलना चाहिए, एंड ये कहाँ से है, विद इन झारखंड है, यानी 5 लाख का 9% और 9%। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आईटीसी का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंसेस उन्होंने दिए हैं, आईटीसी की ओपनिंग बैलेंस है 20,000, 5,000 और 95, 25, 95 एज इट इज लिख लिया। अब उसके अलावा 50 लाख का 6% और 6% रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का रेट ऑफ जीएसटी इन्होंने अलग से दे रखा है 12%, तो 18 नहीं, ठीक है टेबल दिया है तो हम वो ले लेंगे। तो रॉ मटेरियल का 12% अलग से रेट दे रखा है, तो भाई 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, हम क्या करेंगे आईटीसी अवेल कर लेंगे। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि बस परचेज करिए रजिस्टर्ड डीलर इन टाटानगर झारखंड से, और बस 25 वर्कर्स को कैरी करने वाली है। भाई एक चीज तो एकदम सिंपल है, मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी अप टू 13 पैसेंजर्स का आईटीसी ब्लॉक होता है। ये मोटर व्हीकल कितने पैसेंजर को कैरी करने वाली है, 25, यानी मोर देन 13 पैसेंजर के लिए हम लोगों ने बस खरीदी है कि हम 13 पैसेंजर से ज्यादा अपने वर्कर्स को फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने वाले हैं। 25 वर्कर्स है, मोर देन 13 है, यानी इसका भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। बस का रेट ऑफ जीएसटी क्या बोला है, 28%। बस खरीदी कहाँ से, झारखंड से, यानी सी प्लस एस जीएसटी हो जाएगा, तो 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, 12 लाख के ऊपर हमको यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। 14% प्लस 14% ऑन 12 लाख, ये हो गया अपना टोटल आईटीसी ओपनिंग बैलेंस के साथ। टोटल आउटवर्ड पेएबल तो निकल ही गया, अब टोटल आईटीसी है, टोटल आउटवर्ड पेएबल है, आरसीएम लायबिलिटी कोई है नहीं, तो सिंपल आई को सबसे पहले आई के सामने सेट ऑफ करो, कुछ बच जाए तो सी के सामने, सी और एस, उसके बाद सी, उसके बाद आई, ये पूरा मैनर ऑफ एडजस्टमेंट आप लोगों को आता है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो टोटल आईटीसी कितना है अपने पास, सी एस और आई, आईजीएसटी में 95 है, सबसे पहले इसको एग्जॉस्ट करना जरूरी है। आईजीएसटी का पेएबल कितना है अपने पास, 90 का है, तो ठीक है 95 में से 90 तो आईजीएसटी का यही यूज कर लो, ये नहीं हो गया, बात खत्म। 5,000 अपने पास और बचा है,
आईजीएसटी का बैलेंस। देखते हैं कहाँ पे शॉर्ट है। सी में 2,16,000 और एस में 2,16,000 पे करना है। सामने बैलेंस देखूं तो 2,18,000 और 2,03,000 है, विच मीन्स मुझे एसजीएसटी में जरूरत है। एसजीएसटी में मेरे पास क्रेडिट सिर्फ 2,03,000 है, पर मुझे पे कितना करना है, तो पे मुझे 2,16,000 करना है। मतलब ये जो 5,000 की जरूरत है ये मुझे एसजीएसटी में लगती है। तो ठीक है, जो बैलेंस बचा है आईजीएसटी का उसको हम एस के सामने सेट ऑफ कर लेंगे। एंड उसके बाद अपना अवेलेबल कितना बैलेंस है 2,03,000 एस का वो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक बार आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया फिर हम सी की तरफ बढ़ेंगे। देखो आईजीएसटी में टोटल मेरे पास 95,000 था। पहले मैंने 90 तो उसके खुद के ही सामने यूज कर लिया, आई के सामने वैसे ही करना पड़ेगा। बचा 5,000 तो मैंने देखा कि जरूरत किसको है। जरूरत मुझे लग रहा है कि एस जीएसटी में, क्योंकि एस में मुझे पे करना है 216 और मेरे पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2,03,000 अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, 5,000 को पूरा का पूरा एस में यूज करके खत्म किया। अब उसके बाद मैं देखूँ तो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू सी। सी में मेरा पेएबल कितना है, तो 2,16,000 का पेएबल है। सामने सी का बैलेंस कितना है 2,18,000, तो सिंपली मैं 2,18,000 में से 2,16,000 पूरा यूज कर लूंगी और सी का पेएबल भी क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। अब मेरा आई का पेएबल निल हो गया, आई का बैलेंस निल हो गया। सी का पेएबल तो निल हो गया, लेकिन सी में मेरे पास अभी 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है, बिकॉज पेएबल 216 था, क्रेडिट 218 का है, तो 2,000 का मेरे पास सी में बैलेंस बचा है। ठीक है, पर एस के सामने वो यूज हो नहीं सकता, बिकॉज एक चीज तो क्लियर है, सी और एस कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। अब मैं आई एस जीएसटी की तरफ। अब एस जीएसटी में क्या है कि मेरा पेएबल टोटल 2,16,000 था, जिसमें से 5 कम हो गया आईजीएसटी का, तो ये कितना बचा 2,11,000। और मेरे पास अभी यहाँ पे बैलेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2,03,000, तो ये पूरा का पूरा 2,03,000 यूज हो जाएगा, तो 8,000 मेरा पेएबल बच जाएगा। अल्टीमेट आंसर आप कैसे भी सॉल्व करो यही सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है कि 2,000 का सीजीएसटी का बैलेंस तो होगा कैरी फॉरवर्ड, पड़ा है फिर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सी और एस आपस में सेट ऑफ नहीं होते। और एस जीएसटी का 8,000 मुझे अपने कैश लेजर से पे करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस मेरे पास कम पड़ गया है। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आता है तो फिर आउटवर्ड और इनवर्ड निकालने के बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आराम से बस आईटीसी को कैसे सेट ऑफ करोगे वही एक पॉइंट रहता है। डन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्या पूछा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ही पूछा है। नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश बाय अजय लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, यानी जो भी लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है जनवरी 2022 के लिए हम लोगों को करनी है, बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है, रेट्स वगैरह इन लोगों ने दे रखी है। लेट अस डू वन बाय वन। चलो, ये भी पास्ट पेपर नवंबर 22 का अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल टफ क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किया उनके कंपैरिजन में। Ajay Limited, a registered dealer in Patna, Bihar, is engaged in various types of supplies. कंपनी ने फॉलोइंग डिटेल्स दी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, डिटेल भी हमको पूछी है जनवरी 2022 के लिए ही। आउटवर्ड सप्लाई करी है मार्केट वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू, बोलो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही हो, हमने किन प्राइसेस पे डील किया वो इंपॉर्टेंट है। अब आज हो सकता है कि नॉर्मली आईडीटी की रेगुलर बैचेस के लिए दूसरी फैकल्टीज कुछ और अमाउंट चार्ज करती है, मैं कुछ और अमाउंट चार्ज करती हूँ, मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू मेरे जीएसटी के वैल्यू के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है। इन्होंने क्या बोला है कि भाई कार रेंटल सर्विसेज का रेट 5% है, वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर का रेट 18% है। हम मोस्टली क्या सप्लाई करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स वेरियस सप्लाईज, और कोई रेट दिया नहीं है, यानी सिंपल इन ट्रांजेक्शन वैल्यूज पे 18% लग जाएगा। जो बिहार में है 4 लाख पे सी प्लस एस लगा लो, और जो अदर स्टेट्स में है 1 लाख उस पर सीधा आई लगा लो। तो ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, 4 लाख जो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही लेना है, मार्केट वैल्यू नहीं लेना है। 4 लाख जो बिहार में है उसमें तो सी और एस चार्ज कर लिया, और दूसरे स्टेट्स में जो आउटवर्ड सप्लाई किया है 1 लाख का उस पर सीधा 18% आईजीएसटी चार्ज कर लिया। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉइज, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सेड प्रोग्राम वाज 90,000, जिसमें से 63,000 का एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट ने बेयर किया था। अगेन इफ यू रिमेंबर एग्जेम्पशन चैप्टर, एग्जेम्पशन चैप्टर के गवर्नमेंट सर्विसेज में हम ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ते थे कि भाई अगर ऐसा कोई भी ट्रेनिंग एक्सपेंस है, ऐसा कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसका 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बेयर कर लेती है तो वो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट हो जाता है।
अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें टोटल जितना एक्सपेंडिचर है उसका 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करेगी तो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट होगा, वरना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम टैक्सेबल होगा। यहाँ टोटल खर्चा कितना हुआ है 90,000। एक्सपेंडिचर फॉर द सेट प्रोग्राम क्या है 90,000। 90,000 का 75% क्या होता है 67,500। यानी अगर 67,500 तक का एक्सपेंस गवर्नमेंट बेयर कर लेती तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जेम्प्ट हो जाता। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर बेयर किया है तो 63,000 का ही बेयर किया है, विच इज लेस देन 67,500। मतलब अब मैं क्या बोलूंगी कि पूरा का पूरा 5 लाख क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। अब क्योंकि हम कौन से स्टेट में है, बिहार में, और ये सप्लाई कहाँ हुआ है, कर्नाटका में, तो पूरे के पूरे 5 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा 18% का जीएसटी लग जाता है। उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू ब्रांच एट गया बिहार, और ब्रांच ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, तो सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, फिर वो भले सेम स्टेट में हो या डिफरेंट स्टेट में। अब बिहार में ही हम है, बिहार में ही हमारी दूसरी ब्रांच है, लेकिन उस ब्रांच ने अलग से जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो वो हमारे लिए तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, बिकॉज हम तो सिंपल समझते हैं, सेम पैन है सेपरेट रजिस्ट्रेशन है यानी डिस्टिंक्ट पर्सन है। और डिस्टिंक्ट पर्सन को बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई करना शेड्यूल 1 में फॉल हो जाता है। शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 2 कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई करोगे तो वो भी जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा। तो भाई ओपन मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, इसका सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या निकलती है, तो 20,000 इंट्रास्टेट हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम भी बिहार में और हमारी ब्रांच भी बिहार में, तो सीधा सीधा 20,000 के ऊपर 9%, 9%, 18 है तो C प्लस एस, 9%, 9% पे हो जाएगा, बिकॉज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। देन दे आर सेइंग इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस आइटम्स है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। 6,50,000 का हमने टोटल 30 इनवॉइसेस है और 6,50,000 का हमने टोटल परचेज कर रखा है, जिसमें से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स हमको ऐसा समझ में आया कि एक 30,000 का ऐसा इनवॉइस है जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। ठीक है, इसका हम अभी बाद में देखते हैं क्या करना है। दिस वन पॉइंट इज टेक्निकल, वील सी एट एंड। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि कोई ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट का है नहीं। जो 30 इनवॉइसेज है हमारी इनवर्ड सप्लाई की, उसमें से 6 इनवॉइसेज ऐसी है जिनकी टोटल वैल्यू 1,50,000 है, जो जिनके ऊपर आईआरएन नंबर ही नहीं है। ये ऐसी इनवॉइसेस है जिनका आईआरएन नंबर ही नहीं है, ई इनवॉइस है। अब टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर के बिना कोई भी ई इनवॉइस एक वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट, बिना किसी वैलिड प्रॉपर इनवॉइस के तो आप आईटीसी अवेल कर ही नहीं सकते। तो जो टोटल 6,50,000 है उसमें से 1,50,000 का तो वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है अपने पास। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो फिर आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो रिमेनिंग 5 लाख के ऊपर हम क्या करेंगे 18% से आईटीसी ले लेंगे, और ये सबका सब क्या है इंट्रा स्टेट है। तो सीधा 5 लाख का, सीधा 5 लाख का व्हाट आई विल डू इज 9% और 9%, 45,000 आईटीसी हम लोग अवेल कर लेंगे। राइट, चलो अब उसके बाद पढ़ते हैं ये एक लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट के अलावा हम सारे एडजस्टमेंट्स देख चुके हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है तो इधर ध्यान देना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटेंट ऑफ अजय लिमिटेड को पता चला कि एक 30,000 का इनवॉइस है 2 दिसंबर 2021 का, जो बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे और अभी तक उसका कोई पेमेंट भी हमने नहीं किया है। हम जनवरी मंथ में खड़े, ठीक है, जनवरी मंथ के रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। जनवरी मंथ के एंड तक भी हमने इस 30,000 के इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया, ना इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया। इनवॉइस तो हम लोगों को 2 दिसंबर को इशू हो चुका था। दिस इनवॉइस वाज इशूड बाय मिस्टर मुकेश ऑफ पटना। मिस्टर मुकेश ऑफ पटना, इनवॉइस किसके लिए है, हमने कार रेंटल बेसिस पे लिया था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड था, और ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। आरसीएम के प्रोविजंस में, आरसीएम के प्रोविजंस में हम लोग एक पॉइंट पढ़ते थे कि अगर कार रेंटल सर्विसेज जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है उसका 5% का रेट है, 5% का रेट है, सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस सिचुएशन में हम आरसीएम अप्लाई कर देते हैं।
अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में जाएंगे, आरसीएम के प्रोविजंस खोलेंगे, उधर लास्ट सेकंड प्रोविजन ही है, जो पूरा लिस्ट है सीजीएसटी का उसमें लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड प्रोविजन ही है कि भाई अगर आप रेंटिंग सर्विसेज ऑफ मोटर व्हीकल कन्वेंसेस देते हो जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, तो अगर आपका जीएसटी का रेट 5% है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम में टैक्स पे होता है। 5% रेट है, यस। रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है? अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड है यानी कि रेसिपिएंट, हमने रेंटिंग सर्विसेज ली है, हम रेसिपिएंट है, तो अजय लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है। सप्लायर कौन है? मिस्टर मुकेश। मिस्टर मुकेश यानी वो एक इंडिविजुअल हो गए, तो मिस्टर मुकेश सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, 5% का रेट है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका सिंपल मतलब है कि हमको अजय लिमिटेड को इस 30,000 पे क्या करना है? आरसीएम में टैक्स पे करना है। लेकिन इनवॉइस कब का है? तो 2 दिसंबर का है। जनवरी तक कोई पेमेंट हुआ नहीं है। आरसीएम ट्रांजैक्शन का इनवर्ड सप्लाई ले तो लिया, और रेंटिंग एक सर्विस है, यानी मैंने इनवर्ड आरसीएम सर्विस लिया है, पर अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से महीने में इसका एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए था। कैसे पता चलेगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर से पता चलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर यानी सेक्शन 16(3) क्या बोलता है कि भाई कोई भी आपने आरसीएम का सर्विस लिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? देखो, जिंदगी की तो 12 बजी है, 12 बजे आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। 13 सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। 13(1) सिंपल लायबिलिटी टू पे बोलता है, 13(2) एफसीएम, और सेक्शन 13(3) आता है कि भाई आरसीएम सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो 13(3) तो सिंपल बोलता है सर्विस के केस में जिस दिन आपने पेमेंट किया या जिस भी दिन आपका इनवॉइस इशू हुआ है वहां से 61st डे कैलकुलेट कर लो, विच एवर इज अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई है, और उस महीने में आपको क्या करनी है? लायबिलिटी पे करनी है। पेमेंट तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक हुआ ही नहीं है, तो पेमेंट की डेट तो आई नहीं है। इनवॉइस कब है? 2 दिसंबर 2021। यहाँ से हम एक काम करते हैं, 61st डे गिन लेते हैं। दिसंबर में टोटल होते हैं 31 डेज, जिसमें से 2 गए, यानी 29 डेज हो गए दिसंबर के। 29 डेज हो गए दिसंबर के। जनवरी के हो गए 31 डेज। 29 प्लस 31 60 हुआ। हमको चाहिए 61st डे, यानी एक दिन और लेना पड़ेगा। तो 61st डे कब आएगा? 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इस परचेज के लिए। हमको कौन से महीने की आईटीसीज गिननी है? सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की, यानी मुझे आरसीएम पे करना है और मुझे आईटीसी भी लेना है, पर कौन से महीने में लेना है? तो फरवरी महीने में लेना है। देखो, पेमेंट कर दिया होता इस महीने में तो अभी ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता, लेकिन इस इनवर्ड आरसीएम सर्विस के लिए ना तो पेमेंट हुआ है और ना इनवॉइस से 61st डे जनवरी मंथ में आया है, और मुझे सारा कंप्यूटेशन जनवरी मंथ का ही करना है। मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के दिया है और ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो आपको सब समझ में आएगा। देखो, 5% का रेट सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। इनवर्ड आरसीएम सर्विस है, तो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(3) के अकॉर्डिंग, सेक्शन 13(3) के अकॉर्डिंग पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है तो डेट है ही नहीं, विच एवर इज अर्लियर लेना है। 61st डे फ्रॉम इनवॉइस क्या बोलता है? 29 डेज ऑफ दिसंबर, 31 ऑफ जन और 1 ऑफ फेब। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आ गया? फरवरी में आ गया। वी आर कैलकुलेटिंग लायबिलिटी ऑफ जनवरी मंथ, इसलिए हमको अभी इस जनवरी मंथ के कंप्यूटेशन के लिए इस डेटा को इग्नोर करना पड़ेगा। अब इसको इग्नोर करो तो उसके अलावा तो आप सब कुछ कर ही चुके हो। इंट्रास्टेट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज, गवर्नमेंट का कर्नाटका वाला समझाया, गया ब्रांच मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई करते हो तो भी शेड्यूल 1 पैरा 2 के अकॉर्डिंग वो सप्लाई बन जाता है। ठीक है, आईटीसी का बैलेंस अपने पास 45 और 45 ही है, उसका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन हम लोग समझते हैं कि भाई सीजीएसटी सबसे पहले सी के सामने यूज होगा, एसजीएसटी सबसे पहले एस के सामने यूज होगा। अब जितना बच गया है वो आप क्या करोगे? फिर आई के सामने यूज कर लोगे और अल्टीमेटली इतना पेएबल आ जाएगा। इसका तो यूटिलाइजेशन भी एकदम सिंपल है, आईजीएसटी का कोई बैलेंस ही नहीं है, आईजीएसटी का क्रेडिट ऑलरेडी निल है, तो वो आई तो फुल्ली एग्जॉस्टेड है, तो सी सबसे पहले सी के सामने यूज हो जाएगा। उसके बाद कुछ बचा है तो उसको आई के सामने यूज कर लो, एस सबसे पहले एस के सामने यूज हो जाएगा, कुछ बचा है तो आई के सामने यूज कर लो, एंड अल्टीमेटली इतना हमको कैश से आईजीएसटी में पे करना आ जाएगा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। Now coming to next question again, which is RTP November 22, MTP November 22 में भी ऐसा एक similar question था। So let's see. बड़ा है but simple है। Question number 5. नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोलकाता फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। पूछा क्या है इन्होंने?
अगेन वही मिनिमम नेट जीएसटी जो हमको कैश से पे करना है। जहां पे भी जरूरत पड़े 18% का रेट अज्यूम करेंगे, सब कुछ एक्सक्लूसिव है, आईटीसी की सारी कंडीशंस फुलफिल है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी हमारा 2.5 करोड़ का था। ठीक है, चलो। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख, जिसका एडवांस हमको जनवरी में मिला था और इनवॉइस हमने फेब में ही इश्यू किया है। हमको कौन से महीने की लायबिलिटी पूछी है? फेब्रुवरी मंथ की। ठीक है, अब हमको एक बात पता है कि भाई सर्विस के केस में क्या होता है। सर्विस के केस में जब टाइम ऑफ सप्लाई गिनते हैं तो डेट ऑफ पेमेंट रेलेवेंट होता है, यानी सर्विसेज के लिए जब एडवांस मिलता है तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। लेकिन नॉर्मली सेक्शन 12(2) गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? इनवॉइस या तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी अगर कभी एडवांस पेमेंट मिल भी जाता है तो उसके ऊपर हम गुड्स के केस में तो कोई लायबिलिटी नहीं पे करते। यानी 1 लाख का एडवांस जो हमको जनवरी में मिला था उसका इनवॉइस अब फेब में इशू हुआ है, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो फेब में ही आना है। मतलब ये डेटा इररिलेवेंट हो गया। 1 लाख जन में भले ही एडवांस मिला था, उस पर तब तो जीएसटी पे हुआ भी नहीं था, अभी फेब में ही होने वाला है। यानी पूरे के पूरे 1 इज इंक्लूडेड इन 4, तो पूरे के पूरे 4 लाख पे मुझे क्या करना है? जीएसटी लायबिलिटी तो इसी अमाउंट इसी मंथ में फुलफिल करनी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी सीधा 4 लाख के ऊपर 9% 36,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। उसके बाद परचेज गुड्स के हैं कॉम्पोजिशन पर्सन से। ऑलरेडी समझाया कि भाई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से कुछ भी परचेज करते हो, वो आपसे जीएसटी तो कलेक्ट कर नहीं रहा है। अब वो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा तो आईटीसी की तो कोई बात ही नहीं आएगी। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अब अगर आप लोगों को एग्जेम्पशन चैप्टर याद है, बहुत छोटा सा पॉइंट है एग्जेम्पशन चैप्टर में कंस्ट्रक्शन का, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कभी भी अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के रिलेशन में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमिश्निंग ही एग्जेम्प्ट होता है। देखो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, ऐसा कुछ है तो उसमें अगर आप रिपेयर, रेनोवेशन, ऑल्टरेशन, फिटिंग करते हो तो भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, ओरिजिनल वर्क्स ही एग्जेम्प्ट होते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? हमने सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का रिपेयर करके दिया है, हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के रिपेयरिंग का। अब सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वर्क्स एग्जेम्प्ट होते हैं और यहाँ रिपेयर बोला है, देयरफॉर इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो भाई 1 लाख के ऊपर अगेन 9%, 9%, 9,000 सी प्लस एस टी चार्ज हो जाएगा, बिकॉज हर जगह पे इन्होंने बोला है रेट तो 18% ही है। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। अब नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए मेंबरशिप लिया है क्लब का, कहीं नहीं लिखा है कि मैंडेटरी है, तो सीधी सी बात सेक्शन 17(5) मेंबरशिप वगैरह लेना आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव करी है जीटीए से और जीटीए ने एफसीएम का ऑप्शन ऑप्ट किया है 12% पे। अब जीटीए ने एफसीएम का ऑप्शन ऑप्ट किया है मतलब उसने हमसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया होगा, तो हमको सिंपली इसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। अगर ऐसा बोलते कि जीटीए ने एफसीएम का ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया है तो फिर हम क्या करते? 2 लाख के ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करते, उसका आईटीसी अवेल करते। क्योंकि जीटीए ने एफसीएम में हमसे 12% में कलेक्ट कर लिया है तो हम तो सीधा क्या बोलेंगे कि भाई 2 लाख का, और ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरस्टेट है, तो सीधा 2 लाख का 12%, सीधा 2 लाख का 12% आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। देखो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं इन लोगों ने, ये रहे 57, एसजीएसटी नील है और आईजीएसटी का 50,000 है। ठीक है, तो 57 नील एंड 50,000 आईजीएसटी के बैलेंसेस अपने को मिल गए। कॉम्पोजिशन से जो परचेज किया उसमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब का आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाएगा? सीधा 2 लाख का 12%, 24,000 अपने को आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद इंटरस्टेट सर्विस और प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। अब देखो अगेन स्पोर्ट्स के केस में अगर आप कोई भी ट्रेनिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी देते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम्प्ट है। अब देखो एग्जाम्पशन चैप्टर के पॉइंट्स आपको याद होंगे तो ही आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स है फिर भी इन लोगों ने पूछे हुए हैं एग्जाम में, एज वी कैन सी। तो देखो यहाँ पे चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी हम यही पढ़ते हैं एग्जाम्शन में, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। ये अगर क्या है? ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन वे ऑफ स्पोर्ट्स। ये अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनकम टैक्स में 12AA 12AB में रजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब जो चैरिटेबल एंटिटीज है, ट्रस्ट है, ये लोग अगर ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज देते हैं स्पोर्ट्स के रिलेशन में तो ही एग्जाम्प्ट होता है।
हम तो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है नहीं, हम तो एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम अगर किसी को स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं तो बिल्कुल टैक्सेबल होने वाला है जीएसटी में। और ये इंटर स्टेट है, यानी सिंपली 10,000 का 18% विच इज 1800 हमको क्या करना है, आईजीएसटी में पे कर देना है। डन। उसके बाद इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन। और एनुअल डे फंक्शन कहाँ था, स्कूल के ऑडिटोरियम में नहीं था, सॉरी, एनुअल डे फंक्शन कहाँ पे था, आउटसाइड द स्कूल कैंपस था, किसी और ऑडिटोरियम में। नाउ अंडरस्टैंड, हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई भी स्कूल है जो कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव कर रही है सिक्योरिटी की या तो हाउस कीपिंग की, तो वो स्कूल के प्रीमाइस में होनी चाहिए। अगर केटरिंग है तो आउटसाइड स्कूल चलेगा। डू यू रिमेंबर दिस कि भाई अगर कोई स्कूल है जिसने केटरिंग सर्विस लिया है तो कहीं पे भी चलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग ये तो इन द स्कूल ही परफॉर्म होना चाहिए। सिक्योरिटी सर्विस हमने स्कूल को दिया बराबर, हमारा आउटवर्ड यानी स्कूल के लिए तो इनवर्ड हो गया, तो फिर एग्जाम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं भाई स्कूल अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस लेती है तो एग्जाम्प्ट होती है, अग्रीड, लेकिन वो स्कूल के प्रीमाइस में होनी चाहिए। यहाँ पे स्कूल ने जो सिक्योरिटी सर्विसेज ली है या हमने स्कूल को जो सिक्योरिटी सर्विसेज दी है वो स्कूल के बाहर आउटसाइड द ऑडिटोरियम परफॉर्म की गई है। तो भाई आउटसाइड द ऑडिटोरियम के लिए तो हम सिंपल बोलेंगे ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और ये इंटर स्टेट है यानी 15,000 के ऊपर हमको यहाँ पे 18% का जीएसटी, 2,700 का जीएसटी लगा देना है। एंड लास्ट बोला है कि भाई हमने कुछ इनपुट्स परचेज किए हैं जो 4 लॉट में आने हैं, जिसमें से 2 ही लॉट हमको एग्जिस्टिंग मंथ में मिले हैं, 2 लॉट बाद में मिलेंगे। बाद में मिलेंगे तो हमको पता है कि पूरे के पूरे 4 लॉट का आईटीसी तो हम एक ही साथ तभी ले पाएंगे जब हमको लास्ट लॉट मिलेगा। तो दिस बिकम्स इररेलेवेंट। बस यहाँ पे टोटल आउटवर्ड पेएबल आ गया, ओपनिंग बैलेंसेस आईटीसी के हैं और उसके अलावा एडिशनल आईटीसी सिर्फ एक ही चीज का है, जीटीए का 24,000 का। बस तो सिंपली आउटवर्ड पेएबल आपके पास है, आईटीसी आपके पास है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन यूज करके और आपको नेट पेएबल निकाल लेना है। अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में बार बार हर क्वेश्चन में आपको नहीं करवा रही, आउटवर्ड गिनाया, इनवर्ड गिनाया, टोटल आप लोगों के पास आईटीसी है, टोटल पेएबल है, तो आप यूटिलाइज कैसे करना है, आई को सबसे पहले आई के सामने, फिर सी और एस, फुल यूटिलाइज, वो सब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो समवट क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है कि भाई कुछ चीजें ब्लॉक है, कुछ आरसीएम है, कुछ एग्जेम्प्ट है। अब समझ में आ जाएगा क्या एग्जेम्प्ट है, क्या आरसीएम, क्या एफसीएम, तो आप इसको आराम से खुद से सॉल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, पूरा कंप्यूटेशन नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज ये वैसा ही है। कुछ आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मजा आएगा। तो देखो, कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस जो पृथ्वीराज ने दिया है किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। अब देखो, कभी भी आप अगर ब्रांड एम्बेसडर हो फिर उसमें तो आप कौन सा फोक डांस कर रहे हो, क्लासिकल डांस कर रहे हो, बॉलीवुड डांस कर रहे हो, क्या कंसिडरेशन है, सब कुछ इरेलीवेंट। देखो, नॉर्मली आर्टिस्ट के लिए कंसिडरेशन एग्जेम्पशन मिलते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर कोई आर्टिस्ट है वो क्लासिकल या फोक आर्ट परफॉर्मेंस करता है और 1.5 लाख तक ही कंसिडरेशन लेता है तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन किसी भी केस में अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो ऐसे केस में तो जो अमाउंट लोगे पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कंसिडरेशन ले रहे हैं तो पूरा 1,40,000 क्या हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, उस पर आप जीएसटी लगा दो। आउटडोर केटरिंग सर्विस है मार्केटिंग इवेंट के लिए, भाई केटरिंग सर्विसेज, मेंबरशिप्स, क्लब्स, फिर ये हायरिंग ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन सबका आईटीसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(5) ब्लॉक होता है, हमको पता है। भले ही हमने अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया हो फिर भी वो क्या है, जीएसटी में सेक्शन 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू कॉलेज। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर आप स्कूल को प्रोवाइड करते हो, मतलब स्कूल के लिए इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है अगर, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। कॉलेज के लिए या वोकेशनल सेंटर के लिए तो वो वैसे भी टैक्सेबल होता है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल के लिए है। कॉलेज के लिए और वोकेशनल सर्विस के लिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर ये लोग इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं तो इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, यानी ये 1 लाख भी क्या हो जाएगा, जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद लीगल सर्विसेज अवेल करी है एडवोकेट से, हमारा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा ही था, विच सिंपली मींस कि 1,75,000 पे आरसीएम भी पे करना है और इस पे आपको आईटीसी भी अवेल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, लीगल सर्विसेज 1,75,000 की अवेल करी थी, इस पे आईटीसी भी ले लिया और यही 31,500 अल्टीमेटली आरसीएम से लास्ट में हमने
कैश में भी पे कर दिया है। मैं सिर्फ ऑडिट करवा रही हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, लिख के आप अपने आप अब कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस बता दिए। Now services provided to Wealth Bank as a business correspondent in urban area. अब do you remember the RCM का point? BF और business correspondent दो point देखे थे। BF कभी liability नहीं लेता है और business correspondent always liable होता है। नोट्स देखोगे याद आ जाएगा फटाफट से। अब इसमें से कुछ भी अगर रूरल एरिया के रिलेशन में होता है तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंक को सर्विस दिया है अर्बन एरिया के लिए। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंक को सर्विस दिया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट सप्लायर बैंक रेसिपिएंट, यही हमेशा लायबल होगा। मतलब नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी कलेक्ट होगा और गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो गया, तो भाई पूरे 2 लाख के ऊपर क्या लग जाएगा, 18% से जीएसटी लग जाएगा। एकदम सिंपल है। बीएफ कभी लायबिलिटी नहीं लेता, बीसी हमेशा लायबिलिटी लेता है। भाई बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर सप्लायर है तो एफसीएम, वो रेसिपिएंट है तो आरसीएम, पर लायबिलिटी तो उस पर ही आएगी। रूरल एरिया होता तो एग्जाम भी हो जाता, ये अर्बन एरिया है तो फिर ये क्या होना है, प्रॉपरली नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह टैक्सेबल होने वाला है। रिकवरी एजेंट का सर्विसेज जो हमने कार डीलर को दिया है, अंडरस्टैंड, रिकवरी एजेंट का सर्विस अगर आप बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देते हो तो आरसीएम में टैक्सेबल होता है। अगर कार डीलर को रिकवरी सर्विस दोगे तो थोड़ी ना आरसीएम लगेगा। तो अगेन यहाँ पे भी नॉर्मल 15,000 के ऊपर नॉर्मल सेल समझ के और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना है। रिकवरी एजेंट देख के भावना में बह मत जाना, पूरा प्रोविजन क्या बोलता था, रिकवरी एजेंट का सर्विस जो आप बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हो वो जीएसटी में, आरसीएम में टैक्सेबल होते हैं। एग्जाम तो कुछ होता ही नहीं है। रिकवरी एजेंट की सर्विस आपने इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया तो आरसीएम लगेगा, कार डीलर को दिया तो आरसीएम की बात ही नहीं है। नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मल सेल की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है, सीटिंग कैपेसिटी 5 है, इंश्योरेंस मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस, अगर ओरिजिनल कार का सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी के चैप्टर में ही आपको चार्ट बना के दिया है कि भाई अगर किसी भी मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड है तो फिर उसका इंश्योरेंस, रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस सबका आईटीसी अलाउड है। अगर मोटर व्हीकल का खुद का ही आईटीसी ब्लॉक है तो सीधी सी बात है कि उसके इंश्योरेंस का भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। तो पॉइंट बाय पॉइंट हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। टोटल पेएबल आ गया और टोटल हमारा तो इंश्योरेंस का आईटीसी देखो ब्लॉक कर दिया, यानी टोटल आईटीसी ही सिर्फ 31,500 है। टोटल पेएबल पता है, टोटल आईटीसी पता है, और हम यहाँ पे हमको क्या करना है, आरसीएम की लायबिलिटी तो कैश में पे करनी ही है, और सिंपली हम कंप्यूटेशन करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हेवी स्टील फैब्रिकेशन मशीन। अगेन रॉ मटेरियल सारी डिटेल्स वगैरह हमको दे रखी है, नेसेसरी आप लोगों को अजम्पशन लेके और नेट जीएसटी पेएबल गिन के देना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि निल है, ठीक है। अब इधर क्या है, अगेन क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलो मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगी, वापस से भाई ऑडिट करवा रही हूँ, अब ये लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन है उसका। तो देखो मेरे साथ, प्राइस ऑफ मशीन सीधा बोला है 5,50,000, एक पार्ट फिटेड इन द मशीन एट प्रीमाइसेस ऑफ रेसिपिएंट, however the amount has been paid by recipient directly to the supplier, it was पृथ्वीराज का liability, ठीक है। सेक्शन 15(2) इंक्लूजन्स क्या बोलता है, कोई भी सप्लायर का ऑब्लिगेशन जो रेसिपिएंट फुलफिल कर ले, कोई भी सप्लायर का ऑब्लिगेशन जो अगर रेसिपिएंट फुलफिल कर लेता है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है। ओरिजिनल ऑब्लिगेशन किसका था, ओरिजिनल ऑब्लिगेशन सप्लायर का था, पृथ्वीराज का था, फिर भी रेसिपिएंट ने क्या किया, डायरेक्टली 20,000 पे करके और पार्ट को फिट करवा लिया। यानी सप्लायर का ऑब्लिगेशन अगर रेसिपिएंट फुलफिल कर लेता है तो वो भी अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ता है। तो 5,50,000 प्लस 20 इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में वो भी इंक्लूडेड थे, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट थे, तो ये भी भाई नॉर्मल इंसिडेंटल चार्जेस हो गए। कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस अगर हम इनकर करते हैं तो वो भी हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करने पड़ते हैं। और श्री राम ट्रस्ट से प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मिला है, श्री राम ट्रस्ट है, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो कोई भी नॉर्मल प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मिलता है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है। यानी 550 प्लस 20 570 प्लस 25, simply what we will do is 5,70,000 plus 25,000 and plus 50,000, it comes to 6,45,000। यानी हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ जाता है 6,45,000, हाँ 6,45,000 हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाता है। ऐसे
वेयर इज द क्वेश्चन, यस। ऐसा इन लोगों ने क्या बोला है कि एक मशीन 645 की हुई, एक मशीन 645 की हुई, ऐसे पूरे जुलाई के महीने में हमने 10 मशीनरी सप्लाई करी है, यानी हमारा टोटल सेल कितना हो जाएगा, 6 लाख 40 इंटू 10, 64,50,000 का हमारा टोटल सेल हो जाएगा। उसके अलावा रॉ मटेरियल जो हमको सितंबर में मिलेंगे, लायबिलिटी कौन से महीने की पूछी है इन लोगों ने, जुलाई की। लायबिलिटी क्या पूछी है, नेट जीएसटी फॉर द गिवन मंथ ऑफ जुलाई है, सारा डेटा हमारे लिए हमारे पास जुलाई का है, और मशीन हमको रॉ मटेरियल हमको मिलने कब वाले हैं, सितंबर में। तो जब मिलेंगे तब आईटीसी लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल हमको फिजिकली रिसीव होना चाहिए, ये आईटीसी लेने की कंडीशन है। मटेरियल हमको सितंबर में रिसीव होगा, तो हम जुलाई में तो आईटीसी ले ही नहीं सकते हैं, तो जाने दो। मेंबरशिप का आईटीसी ब्लॉक होता है, जाने दो। अब ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक में आपको रॉ मटेरियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली 3,50,000 यहाँ पे ट्रक के ऊपर जितना आईटीसी बन रहा था उतना हमने अवेल कर लिया। रॉ मटेरियल सितंबर में लेना, क्लब का तो वैसे भी ब्लॉक होता है। उसके बाद कैपिटल गुड्स, आउट ऑफ 3 आइटम 2 का इनवॉइस मिसिंग है जिसपे टोटल जीएसटी पेड 18,000 है। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ इन लोगों ने करी है। क्या गड़बड़ की है तो देखो, टोटल इन्होंने बोला कि 7 लाख का वैल्यू है, ठीक है। 7 लाख के वैल्यू पे 18% जीएसटी बनता है 1,26,000, यानी टोटल जितने कैपिटल गुड्स अपन ने परचेस करे उस पे 1,26,000 का आईटीसी बनता है। लेकिन 2 आइटम मिसिंग है, 2 इनवॉइस मिसिंग है जिसपे जीएसटी बनता है 18,000, यानी अपना कैलकुलेशन क्या बोलेगा कि भाई 2 इनवॉइस पे टोटल 18,000 का जीएसटी है, तो 1,26,000 में से हमको 18,000 का जीएसटी नहीं मिलना चाहिए, 1,08,000 का जीएसटी मिल जाना चाहिए। और ट्रांजैक्शन सारे के सारे क्या है, इंट्रा स्टेट है, जो भी इन्होंने बोला इनवर्ड है आउटवर्ड है सब कुछ आप इंट्रा स्टेट मान के चलो, यानी टोटल आईटीसी 1,08,000 का है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 54 हो जाएगा सीजीएसटी और 54 हो जाएगा एसजीएसटी। इन लोगों ने सजेस्टेड आंसर में गलती क्या की है, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में इन्होंने क्या किया है, 18,000 सिर्फ सीजीएसटी की फिगर मानी है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल 1,26,000 का आईटीसी बनता है। तो आप क्या करो, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 63,000 मेरा सीजीएसटी और 63,000 एसजीएसटी। अब इसमें से 2 इनवॉइस मिसिंग है जिसमें 18,000 का जीएसटी है। इन्होंने क्या किया, 63 में से भी 18 माइनस किया, सी में भी और एस में भी 18 माइनस कर दिया, यानी टोटलिटी में 36,000 का आईटीसी इन लोगों ने कम लिया, और 63 में से आप 63 में से 18 माइनस करके 45 और 45 ही अवेल किया है। हावेवर अकॉर्डिंग टू मी, क्वेश्चन की लैंग्वेज ने क्या बोला, टोटल 18,000 का आईटीसी बनता है, तो टोटल 126 में से टोटल 18 माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना चाहिए, और यहाँ पे 54 लेना चाहिए। बट ठीक है, वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। लैंग्वेज में इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अगर सब कुछ इंटरेस्ट रेट है तो सब कुछ डिवाइड बाय 2 होगा, 18 का डबल कैसे कर सकते, या तो ये ऐसा बोलते कि भाई 18,000 का सीजीएसटी का क्रेडिट, इन्होंने बोला जीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड नहीं बोला है, जीएसटी पेड बोला है, मतलब टोटल जीएसटी 18,000 था उन इनवॉइसेस पे जो इनवॉइसेस मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से 54 लेना चाहिए, बट आंसर में आईसीआई ने क्या किया है, 45 लिया है, अज्यूमिंग कि 18 सी और एस ईच का अमाउंट है। अब ये सिर्फ एक अजम्पशन की बात है, टेंशन लेने का कि ऐसा हमारे एग्जाम में हुआ तो क्या रिपीट होगा तो क्या, ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस होते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस इन अ वाइल कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी कम क्लैरिटी है। इन्होंने बोला आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस पर 2 आइटम्स मिसिंग और उस पर टोटल जीएसटी पेड 18 है। भाई मेरे हिसाब से टोटल 18 है ना, तो सारी चीजें टोटल में चल रही तो टोटल में चलाओ, पहले से आप डिवाइड करके दोनों में से 18 माइनस करो, उसका कोई लॉजिक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी नेट जीएसटी पेएबल इन्होंने बोला है, अज्यूमिंग कि सब कुछ क्या है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखा है, हर जगह पे आप लोग को सुटेबल अजम्पशंस लेके और सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो 6,40,000 की एक मशीन थी, वैसे 10 मशीन, यानी 64,50,000 सब इंट्रा स्टेट है, तो इस पे 9% जीएसटी चार्ज कर दो, ये आ गया अपना पेएबल। उसके अलावा आईटीसी टोटल अपन ने निकाल ली कि आईटीसी सिर्फ 2 ही चीजों की मिलेगी, आईजीएसटी है ही नहीं, तो सी के सामने सी और एस के सामने एस को इजीली आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो। डन। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन क्या पूछा है इन लोगों ने, वही कैलकुलेट द मिनिमम सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब जो भी पूछा है इन लोगों ने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर पूछा है। अगेन हम ऑडिट की तरह ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे।
Geno Enterprises, a partnership firm, is a regular taxable person registered in Guwahati, Assam. हम आसाम में रजिस्टर्ड है. एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर और प्लस उसकी सारी एसेसरीज और रिपेयरिंग सर्विसेज वगैरह भी हम लोग देते हैं. ठीक है. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर किया हमने आसाम में. फ्रेट सेपरेटली पेड है. ठीक है, फ्रेट सेपरेटली पेड है, फिर भी हम समझते हैं कि भाई कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं अगर फ्रेट इंश्योरेंस टाइप के, तो वो ओरिजिनल सप्लाई के रेट से ही टैक्सेबल हो जाते हैं. ये मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में भी पढ़ाया है. कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको समझते हैं. तो भाई आज अगर गुड्स की वैल्यू है 4 लाख और फ्रेट भी सेपरेटली इनवॉइसेस में ऐड कर दिया है 1 लाख का, तो भाई टोटल 5 लाख पे हम क्या करेंगे, जो गुड्स का रेट है एयर कंडीशनर वगैरह का 12% का, वही टोटल रेट हम क्या करेंगे पूरे 5 लाख के ऊपर लगा देते हैं. तो 4 लाख प्लस 1 लाख पूरे 5 लाख के ऊपर सी प्लस एस जीएसटी 6% लग जाएगा बिकॉज दिस इज इंट्रा स्टेट. अगेन नेक्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज, जहां पे अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्जेस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स स्पेयर्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर इज आल्सो चार्ज, और सब कुछ इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन्ड है. नाउ डू यू रिमेंबर जब मैं आपको कंपोजिट मिक्स सप्लाई पढ़ा रही थी तो मैंने एक एग्जांपल लिया था. जैसे कि आप मॉल जाते हो, मॉल में आप 10 चीजें एक साथ खरीदते हो, सबका बिलिंग कॉमन होता है, सिर्फ 10 की 10 चीजें अलग से लिखी होती है, सबकी अलग वैल्यू, सबका अलग जीएसटी, सबका अलग जीएसटी का रेट. कभी भी इसको हम मिक्स सप्लाई तो नहीं मानते. हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सारी चीजें हमने एक साथ खरीदी तो सिंगल प्राइस हो गया तो हाईएस्ट अट्रैक्टिंग रेट लगा दूं. नहीं, फिर तो इंसान हर चीज का अलग अलग बिलिंग करवाएगा. वही हम समझते हैं कि अगर सिंगल प्राइस के लिए कुछ आप सप्लाई करते हो तो मिक्स सप्लाई की बात आती है. इधर उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमने क्या किया, एक इनवॉइस बनाया जिस इनवॉइस में सर्विस चार्जेस हमने सेपरेटली बताए हैं इनवॉइस में, और कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और स्पेयर्स हमने सेपरेटली बताया है. तो सीधा सीधा आप दोनों के ऊपर उनका एप्लीकेबल रेट लगा दो. भाई पार्ट्स के ऊपर 12% का रेट है और सर्विस के ऊपर 18% का रेट है. तो इसको इनवॉइस में सब कुछ सेपरेटली मेंशन्ड है, अमाउंट सारे सेपरेटली कलेक्ट करे हैं. तो फिर सीधी सी बात है ना कि जबरदस्ती इसको हम मिक्स या कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं बना सकते. मॉल वाला बेस्ट एग्जाम्पल समझ में आता है. तो भाई जो सर्विस है उसके लिए 18% का रेट, और जो पार्ट्स है उसके लिए 12% के रेट से क्या हो जाएगा, 3 लाख और 50,000 के ऊपर जीएसटी पे हो जाएगा. उसके बाद इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स और स्टॉक को क्लियर करने के लिए अब हम लोगों ने क्या किया, कॉम्बो बनाया. देखो अब हम कॉम्बो बना के एयर कंडीशनर और स्टेबलाइजर को सिंगल कॉम्बो प्राइस ऑफ 20,000 पे सप्लाई कर रहे हैं. भाई नॉर्मली एसी 30,000 का होता है, एसी 22,000 का होता है और स्टेबलाइजर 8,000 का. जो चीज नॉर्मली 30 में मिलती है उसको हम कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस ऑफ 20,000 पे सप्लाई करते हैं. और अक्टूबर में ऐसे 10 इंटर स्टेट हमने कॉम्बोस बेच भी दिए, which simply means 20,000 into 10 का हम ऑलरेडी 2 लाख का इंटर स्टेट सप्लाई कर चुके हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जबरदस्ती का कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस पे सप्लाई करा है, विच मीन्स ये क्या है, ये अब एक मिक्स सप्लाई है. और एयरक्राफ्ट का सॉरी नॉट एयरक्राफ्ट, एयर कंडीशनर पे जीएसटी लगता है 18% और 12% और स्टेबलाइजर पे लगता है 18%. क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है तो हम हाईएस्ट लेंगे. कॉम्पोजिट पे हम प्रिंसिपल सप्लाई लेते हैं, मिक्स सप्लाई है तो फिर 12 और 18 का हाईएस्ट क्या हो जाएगा 18%. तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे 20,000 इंटू 10 2 लाख के ऊपर 18% से जीएसटी लगा देंगे और इसका पेएबल बता देंगे. सो 2 लाख 20,000 इंटू 10 जिसका आईजीएसटी पूरा 18% से आ जाएगा. देन परचेज हमने बिजनेस क्लास की एयर टिकट खरीदी है अगेन गुवाहाटी आसाम से. भाई देखो अगर बैट्समैन से आते हो और बैट्समैन में जाते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर बैट्समैन से आए और बैट्समैन से गए और इकोनॉमी क्लास की टिकट है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. तो आसाम भी बैट्समैन में आ जाता है, पर कंडीशन है कि टिकट इकोनॉमी क्लास की होगी तो एग्जेम्पशन मिलेगा. यहाँ पे आसाम से गए आसाम से आए जो भी हुआ, लेकिन टिकट कौन सी है, टिकट तो बिजनेस क्लास की है और इकोनॉमी क्लास में एग्जेम्पशन मिलता है, बिजनेस क्लास में तो एग्जेम्पशन मिलता नहीं है. मतलब इस 40,000 के ऊपर हमने जीएसटी भरा होगा. अब क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल बिजनेस के ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से टिकट खरीदा था, इम्पोर्ट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो 40,000 पे जितना भी जीएसटी पे किया उसका हमको आईटीसी मिल जाएगा. और फ्रेट पे जीएसटी का रेट है 12%. तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके नॉट 12%, इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी हमसे चार्ज किया गया था. तो भाई सिंपल है, 40,000 पे 2.5% और 2.5% का हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा.
पता चला कि एग्जेम्प्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी क्लास नहीं है। बैट्समैन से आना, आसाम से आना, आसाम से जाना, वो तो समझ में आता है कि भाई उसमें हम लोगों को एग्जेम्पशन मिलता है, पर इकोनॉमी क्लास होना चाहिए। बिजनेस क्लास का टिकट था, 40,000 का वैल्यू है और 5% का रेट है, वो हमको देख के यहाँ पे समझ में आता है कि जीएसटी पे किया रहेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे फिगर्स एक्सक्लूसिव है। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू इनवॉइसेस जो FY 21-22 की है, 20,000 सी और 20,000 एस जीएसटी और 80,000 आई जीएसटी का क्रेडिट लेना बाकी था, तो क्या हम करंट मंथ में क्रेडिट ले सकते हैं? देखो, अगर FY 21-22 की बात है तो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगी? लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी हो जाएगी 30 नवंबर 2022, राइट। साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर 2022 ये एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न की डेट है नहीं, अपन मानते फाइल नहीं हुआ होगा टाइम तो अभी तक, तो फिर 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। हम कौन से महीने का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं? अक्टूबर का, तो अभी हमारे पास टाइम बाकी है, हम 30 नवंबर 22 तक आईटीसी ले सकते हैं। हम तो अभी अक्टूबर 22 का ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सो विच मीन्स कि यस इट इज विद इन ड्यू डेट ऑफ 30 नवंबर। और जो भी आपके इनवॉइसेस मिस आउट हो गई है, उन मिस्ड आउट इनवॉइसेस का आप क्या कर सकते हो? आईटीसी ले सकते हो। टोटल आईटीसी अवेलेबल है, टोटल पेएबल अवेलेबल है, आरसीएम कुछ है नहीं, तो सिंपली मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन को यूज करके और आईटीसी को सेट ऑफ कर देना है। And now finally coming to the last question, which is past paper May 2023 का latest question. Question number 9. Mr. Jayesh, a registered supplier of Mumbai, received the following amounts in respect of various activities undertaken by him. करना क्या है? सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव है। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 42 लाख था, और यहाँ पे देखो आउटवर्ड पेएबल नहीं गिनना है, सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई गिनना है बस। अक्टूबर महीने में टोटल कितना सप्लाई किया उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई गिनना है और कुछ नहीं करना है। अब हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमेशा जीएसटी पेएबल ही पूछा जाए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो। वही 8 क्वेश्चन में पेएबल पूछा था और 9th क्वेश्चन में आके इन लोगों ने क्या पूछ लिया? ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ लिया। तो एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो कि पूछा क्या जा रहा है। चलो, ऐसी सप्लाईज जिसपे हमको जीएसटी पे करना है, ऐसी सप्लाईज जिसपे मिस्टर जयेश को जीएसटी पे करना है, वो हमको उनको गिन के देना है। ठीक है, हमको कमीशन मिला है एज रिकवरी एजेंट। अब एनबीएफसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिकवरी एजेंट की तरह आपको एजेंसी चार्जेस मिलते हैं, तो आरसीएम लग जाता है, यानी बैंक बीइंग रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगी। हमारी लायबिलिटी नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज इन्होंने क्या बोला, जिस फिगर पे अपनी लायबिलिटी है बस वो ही आपको कैलकुलेट करके देना है। तो हम सप्लायर है और एनबीएफसी रेसिपिएंट है, पर आरसीएम में टैक्सेबल है तो एनबीएफसी आरसीएम में टैक्स पे करेगी, अपनी लायबिलिटी नहीं है। एक्शनेबल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के शेड्यूल 3 में क्या आता है कि भाई सारे एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट में फॉलो जाते हैं अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो, इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में जीएसटी लगता है। इसके अलावा अनसिक्योर्ड डेट का क्लेम है, कोई भी और एक्शनेबल क्लेम है, तो वो तो फिर शेड्यूल 3 में फॉलो जाता है ना, सेक्शन 7(2)(a। जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, सप्लाई ही नहीं है, तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अमाउंट जो हमको क्लासिकल परफॉर्मेंस के लिए मिला है, अभी बताया था, क्लासिकल फोक परफॉर्मेंसेस के लिए 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन एग्जेम्प्ट होता है। हमको 1,74,500 का कंसिडरेशन मिला है, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, इस पे लायबिलिटी आएगी, इसको हमको कंसिडर करना है। हम क्या गिन रहे? ग्रॉस वैल्यूज जिसपे हमको जीएसटी लायबिलिटी फुलफिल करनी है। तो 174,500 बिकॉज इट एक्सीड्स 150, तो इवन तो क्लासिकल है फिर भी कंसिडर करना पड़ेगा। बिजनेस असेट गिवन टू फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेड्यूल 1 चेक करो। परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस असेट आईटीसी अवेल्ड, बिजनेस असेट है, यस, फ्रेंड को दे दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन नो इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन है, आईटीसी अवेल नहीं किया था, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई, ये डीम्ड सप्लाई नहीं होगा और इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, इसको भी आपको सिंपली इग्नोर करना रहेगा। And last point, consideration received for 1 month rent from a registered individual for renting of residential dwelling. अब देखो, अगर renting of residential dwelling for residential purpose है, यूआरपी को करते हो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, आरपी को करते हो तो आरपी आरसीएम में टैक्स पे करता है, तो आपको एज अ सप्लायर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यूआरपी को दिया तो एग्जेम्प्ट, आरपी को दिया तो वो अपने हिसाब से आरसीएम भरेगा, यानी मुझे इस 15,200 पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रेसिपिएंट है,
जो रेसिपिएंट, सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, पेड टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर कंसाइनमेंट्स। अब यहाँ पे मेरी इनवर्ट सप्लाई है, जीटीए अनरजिस्टर्ड है, पर मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो स्पेसिफाइड पर्सन हूँ। मैंने अगर अनरजिस्टर्ड जीटीए से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले लिया, तो बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन मेरी लायबिलिटी आ जाएगी कि मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है। इन्होंने क्या बोला, आप वो अमाउंट गिन के दो जिसपे आपको टैक्स पे करना है। तो यस, ये 15,100 पे मुझे क्या करना है, आरसीएम में टैक्स पे करना है। तो आउट ऑफ ऑल द अमाउंट्स दैट दे हैव गिवन, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्लासिकल परफॉर्मेंस पे एफसीएम में टैक्स पे करना है, आउटवर्ड सप्लाई है, और जो जीटी से इनवर्ड सर्विस लिया है 15,100 का, उसके ऊपर मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है। बस बाकी सारी चीजें या तो एग्जेम्प्ट है, या तो मेरा रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा, मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन 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 डन। ये पीडीएफ अगेन रिपीटिंग, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चंस और जितने भी एनोटेशंस मैंने किए हुए हैं, पूरा अनोटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल पे जाके वीडियो इसको डाउनलोड कर ले रहे हो, एंड फिर अपने हिसाब से अच्छे से एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। लास्ट चारों अटेम्प्ट में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर सारे चैप्टर्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, मेजरली क्या रिपीट हो रहा है, एक आध पॉइंट एग्जामेशन का आएगा, एक आध पॉइंट आरसीएम का आएगा, उसके अलावा नॉर्मल इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सीजीएसटी, एचएसटी, आईजीएसटी गिनना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपको मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आना चाहिए। टोटल आउटवर्ड पेएबल पता है, टोटल आईटीसी पता है, तो आईटीसी को कैसे सेट ऑफ करूं, ये आपने देख लिया कि मेजोरिटी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो वैल्यूएशन, एग्जेम्पशन, आरसीएम और सप्लाई, इतने चैप्टर्स को मिलके ही आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनने वाला है। देखो कई कई जगह पे उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई का छोटा पॉइंट डाल दिया, या तो फिर टैक्स इनवॉइस का भी एक छोटा पॉइंट डाल दिया था, तो दैट इज ऑल पॉसिबल। बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ भी कहीं पे भी मिक्स हो सकता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एक बार अच्छे से सारा रिविजन हो जाए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट गलत हो गया तो पूरा 0 मिल जाएगा, स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। फाइनल आंसर गलत है, लेकिन 10 पॉइंट है, 10 में से आप 8 पॉइंट सही करते हो, तो आपको 8 पॉइंट के मार्क्स मिलते हैं। तो रिलैक्स होके करो, कुछ भी बुक के बाहर का नहीं है। फॉर्मेट समझ में आ गया, बुक अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर एक बार आप अकेले आफ्टर वीडियो बैठ के विद पीडीएफ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, डन। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू ऑल टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।